Hello students, welcome back to ISR Academy. Moving on to the next lecture of sexual reproduction in flowering plants, and today we have to talk about the next process, because in the previous class what have we finished? We discussed different agencies of pollination. We talked about different types of pollination. We talked about self-pollination. We talked about cross-pollination, and now we have to discuss about certain mechanisms which plants have adapted to prevent something called as self-pollination. So while we discuss self-pollination, while we understand self-pollination, we also have understood that self-pollination over a prolonged period of time for a plant would be dangerous, because that would lead to something called as inbreeding depression. तो अभी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए प्लांट्स के पास कुछ मैकेनिज्म्स है, प्लांट्स के पास कुछ फंक्शंस है. उन फंक्शंस के जरिए प्लांट्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज मैकेनिज्म्स और व्हाट आर दीज डिफरेंट types of devices, so to speak, about outbreeding devices, or also called as the contrivances. So many plants have adapted to a mechanism which can inherently prevent something called as self-pollination. So discouraging or prevention of self-pollination is one of the mechanisms here. To promote cross-pollination and increase the genetic diversity, plants have evolved a wide variety of sexual strategies. So हर एक प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करना है, उस चीज के लिए प्लांट्स के पास यूनिक मैकेनिज्म होता है, अडेप्टेबिलिटी होता है, so as plants can favor cross pollination over self pollination. Now students, when we talk about genetic diversity, which is an essential factor for evolution by natural selection, so whenever we have diversity, whenever we have genetic variations, it is going to ensure that we bring about those species who are very, very fit for survival. Yes, and only those species can move to the next generation towards favorable conditions to adapt to all the different types of environmental conditions. तो नाउ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये जो कंटिन्यूड, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होते रहा स्टूडेंट्स, सो इट कैन लीड टू समथिंग कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और ये प्रॉब्लम है. दस प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट्स ने कुछ मैकेनिज्म्स खुद के अंदर अडेप्ट करे हुए हैं. सबसे पहला मैकेनिज्म अपन देखते हैं गाइस, इज यूनिसेक्सुअलिटी. As flowers are unisexual, they are unable of doing self-pollination. So अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम अलग अलग प्लांट्स में रहा तो inadvertently वो चीज जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो एनीवे रुक जाएगा. Okay, so the plant bears either a male flower or the plant bears female flowers. दोनों, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं रहेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा. उस फ्लावर के अंदर एक तो फिर वो फ्लावर एंड्रोशियम कंटेनिंग होगा या फिर वो फ्लावर गाइनोशियम कंटेनिंग होगा. ओके, एंड सच फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड एज डायोसिज्म. प्लांट्स मे बी मोनोशियस, और फॉर एग्जांपल मेज, और दे कैन बी डायोशियस, फॉर एग्जांपल मलबेरी और पपाया. सो इनके पास एक अडेप्टेशन, सो टू स्पीक, आप समझ सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने इस तरीके से इसको अडेप्ट करा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं. सेकंड इज डाइकोगैमी. इन दिस डिवाइस, एंथर्स एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है, अगर एंथर दैट इज एंड्रोशियम, स्टिग्मा दैट इज गाइनोशियम, अगर दोनों अलग अलग टाइम मैच्योर हो जाएंगे तो कैन आई से सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं. देखो लॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम शुड मैच्योर एट द सेम टाइम. डू यू अग्री विथ मी? बट अगर मैंने मैच्योरिटी टाइम ही अलग अलग कर दिया तो डेफिनेटली फिर वो चीज होने ही नहीं वाला. सो देयरफॉर डाइकोगैमी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आइदर इट कैन बी प्रोटोएंड्री और इट कैन बी प्रोटोगाइनी. क्या मतलब है? प्रोटोएंड्री का मतलब व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम. जब एंड्रोशियम बहुत जल्दी मैच्योर हो जा रहा है गाइनोशियम से पहले. एग्जाम्पल इन डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. सो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रोटोएंड्री का, कि जहां पे एंड्रोशियम सबसे पहला मैच्योर हो जा रहा है. दूसरा हो सकता है प्रोटोगाइनी, कि जहां पे
गाइनोशियम जो है इट इज गोइंग टू मैच्योर अर्ली देन द एंड्रोशियम। देखो ना, गाइनी, गाइनी का मतलब आपको समझना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर गाइनोशियम मैच्योर पहले हुआ तो फिर क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनी। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ तो अपने को क्या बोलना है उसको, अपने को उसको बोलना है प्रोटो एंड्री। यस, फैंटास्टिक। Next mechanism, guys, is heterostyle, also called as an heteromorphy, where in some plants like primula or primrose, there are two or more or two or three forms of flowers in which stigmas and anthers are placed at different levels. मतलब स्टिग्मा का और एंथर का हाइट जो है वो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग हाइट पे है। This prevents the pollens from reaching the stigma and pollinating it. अगर हाइट ऊपर नीचे रहेगा तो फिर पॉलिनेशन होगा नहीं, यस, सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप एंथर को, दैट इज एंड्रोशियम को, और स्टिग्मा को, दैट इज गाइनोशियम को, अलग अलग हाइट्स पे कर दे या फिर अलग अलग लेवल्स पे कर दे। इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर pollinate stigmas produced at the same level। तो अगर लेवल सेम रहेगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। बेटर है, सेल्फ पॉलिनेशन को आपको अवॉइड करना है तो भाई आप दोनों का हाइट अलग अलग कर दीजिए। तो एक प्लांट का ये भी अडेप्टेशन हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है, इन सर्टन फ्लावर्स morphological barriers develops which makes the self pollination impossible। तो मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ओके, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल ही चेंजेस है, उसके कारण ही फिर भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टेरिलिटी इज द नेक्स्ट। फ्लावर्स इन विच पोलन्स आर इनकेपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स बने जरूर, पोलन ग्रेन्स बने हैं, मगर आर दे केपेबल? नोप, they are not capable, and if they are not capable they cannot bring about fertilization, something very very important for you guys to know, okay। अभी आगे बढ़ते हैं। The next concept which is pollen pistil interaction, इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको देता हूं मैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, आप ये कैसे इंश्योर करोगे प्लांट्स के अंदर कि एग्जैक्टली वही सेम टाइप के स्पीशीज का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, ये आप कैसे इंश्योर करोगे? तो इसका कुछ तो एक अश्योरिटी होना चाहिए, इसका कुछ तो एक चेक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये इंश्योर करा जाएगा कि जो पोलन ग्रेन जिस स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है वो दोनों के दोनों गैमेट्स शुड बी कंपैटिबल टू वन अनदर। लॉजिक लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स प्लांट का स्टिग्मा और वाई प्लांट का पोलन दोनों फ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि एनवायरमेंट के फेवरेबल नहीं होगा, ओके। तो मतलब क्या, हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई पोलन ग्रेन और जो स्टिग्मा है इनका कंपैटिबिलिटी भी बना रहे। गाइस, कंपैटिबिलिटी बनेगा कब? कंपैटिबिलिटी तब बन पाएगा जब पोलन ग्रेन और जो फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है, दोनों दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। When they are belonging to the same species, obviously fusion will happen, syngamy हो जाएगा, fertilization हो जाएगा। तो that is something which is stated. So how do we know and ensure that these similar species bring about fertilization or pollination? To understand that, we have to know the pollen pistil interaction. So pollen pistil interaction में सबसे पहला देखिए क्या है। सबसे पहला pollination हुआ, जो हम लोगों ने समझा, सबसे पहला pollination हो गया है, ठीक है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में देखा ना अपन ने, तो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। नंबर 2, वही पोलन ग्रेन जो रहेगा वो स्टिग्मा पे चिपक जाएगा, स्टिकी है, स्पाइनी है, जो भी है, ठीक है। एंड देन देयर विल बी स्टिग्मा, जो है स्टिग्मा, इट इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन शुगरी सब्सटेंस और शुगरी केमिकल, ठीक है। एंड जैसे शुगरी केमिकल रिलीज हो जाएगा उसके बाद देयर विल बी पोलन जर्मिनेशन, दैट इज पोलन इन, ऐसा बोल दीजिए कि वो एक्टिवेट काइंड ऑफ हो गया। जैसे पोलन ग्रेन एक्टिवेट हो गया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ओके, एंड ये पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर इनटू स्टिग्मा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या, कि वही पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू अंदर चला जाएगा। तुमको पता है ना गाइनोशियम का सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका स्टिग्मा होता है, देन आपका ये लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब इज स्टाइल, एंड देन द स्वोलन पार्ट इज ओवरी। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन रहेगा
वो पोलन ग्रेन एक बार एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से एक पोलन ट्यूब आएगा स्टाइल से जाकर, जो ओवरी में अंदर चला जाएगा। सो मतलब एक बार पोलन ट्यूब बन गया, उसके बाद वही पोलन ट्यूब का एंट्री होगा ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल से इट विल एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्यों एंटर करना है गाइस? बिकॉज एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास दो गैमेट्स है, आई मीन एक एग सेल है और दो गैमेट्स है। सो एक एग, ओके, एक एग इज गोइंग टू फ्यूज विथ वन मेल गैमेट। तो एक मेल गैमेट रहेगा, उसके साथ फ्यूजन आने वाला है। सो दिस इज हाउ इट इज, ओके। एंड दूसरा मेल गैमेट जो रहेगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, याद है वो पोलार न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो दैट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ सेकेंड मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज। तो ये दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखो ना, ये भी एक फ्यूजन है, ये भी एक फ्यूजन है। तो बिकॉज फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग ट्वाइस, दो बार हो रहा है फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन, इसकी वजह से प्रोसेस का नाम हम लोग क्या बोले? इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो ये इवेंट्स रहे, ये फ्लो कैसे हो रहा है, ये ट्रैवल कैसे कर रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का। सो दिस इज द फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको बाय चांस समझने में दिक्कत हो रही है, पॉज करिए वीडियो, एक बार इस फ्लो को समझने का कोशिश करिए, चाहिए तो रिवाइंड कर जाइए और वापस से एक बार आप प्ले करिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक पोलन पिस्टल का कंपैटिबिलिटी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि ये देखो भैया, आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन, दिस इज योर पोलन ट्यूब। ओके, ये पोलन ट्यूब है, ये देखो यहाँ पे, दिस इज योर पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब है, ओवरी है, तो पोलन ट्यूब पूरा देखो, सबसे पहला ओव्यूल के अंदर आया, ओव्यूल से फिर देखो एम्ब्रियो सैक में चला गया। समझा तुमको क्या बोल रहा हूं मैं? सो दैट इज हाउ इट इज। अगर बाय चांस कंपैटिबल पोलन ग्रेन नहीं है, कंपैटिबल पोलन ग्रेन नहीं है, तो यहाँ पे देयर विल बी नो पोलन ट्यूब। अगर कंपैटिबल पोलन ग्रेन नहीं रहा तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगा। पक्के से गाइस? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लो कि आपको फ्यूजन करना है मगर आर्टिफिशियल तरीके से फ्यूजन करना है, अगर आपको नेचुरल मेथड अडेप्ट या अडॉप्ट नहीं करना है, और अगर आर्टिफिशियल मेथड से करना है, तो व्हाट आर द मेथड्स? सो इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। अगर आप आर्टिफिशियली चाहते हो कि क्रॉप का क्वालिटी बढ़े, क्रॉप का क्वालिटी एनहांस हो, तो फिर आप डेफिनेटली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हैंड पॉलिनेटेड एंड देर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो रहेंगे, वो जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे उनको आप हाथों से मतलब आर्टिफिशियली पॉलिनेट करोगे आपके चॉइस के हिसाब से। ठीक है, दिस कैन बी अकम्पलिश्ड बाय टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज इमैस्क्यूलेशन, अनदर इज कॉल्ड एज बैगिंग। इमैस्क्यूलेशन मतलब क्या कि अननेसेसरीली कोई भी पोलन ग्रेन आपके फ्लावर को आके पॉलिनेट ना करे, इसकी वजह से आपने क्या करा, आपने वहां से वो एंथर जो है वही वहां से निकाल दिया है। ठीक है, सो आप चाहते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, वो जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट ना करे, तो आपने एंथर को कट कर दिया। एंथर जब कट हो जाएगा तो देयर विल बी ओनली एंड ओनली स्टिग्मा, which is the FRS, the gynoecium. There will not be any kind of a pollen grain. So to prevent self pollination, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप कहीं का और पोलन ग्रेन जो आपके मर्जी का है वो इसके ऊपर डस्ट कर सकते हो और आप फर्टिलाइजेशन कैरी कर सकते हो। सो मतलब क्या, आपने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए आपने एंथर्स को निकाला। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमैस्क्यूलेशन। और फिर क्रॉस पॉलिनेशन कोई और से ना आ जाए उस स्टिग्मा पे, तो आपने उसको बाहर से क्या कर दिया, बाहर से उसको एक थैली लगा दी, एक बैग लगा दिया। प्रोसेस का नाम है बैगिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एक तो इमैस्क्यूलेशन करेंगे एंड फिर बैगिंग करेंगे इफ वी वांट टू अंडरगो द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी डबल फर्टिलाइजेशन गाइस मैंने तुमको अभी जस्ट बताया। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? तुम्हारे पास दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टॉक। एंड ये भैया कौन है? दिस इज योर एग। हमारे पास टोटल मेल गैमेट्स कितने थे? हमारे पास टोटल मेल गैमेट्स 2 थे।
उसमें का एक मेल गैमेट जो रहेगा, एक मेल गैमेट, दिस मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग। ठीक है, वापस लिख रहा हूं, नहीं समझा रहेगा तो। तुम्हारे पास दो मेल गैमेट है, उसके अंदर का सबसे पहला मेल गैमेट, ओके, द वेरी फर्स्ट मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग। ठीक है, एग, ये एक फ्यूजन हो गया। देन तुम्हारे पास दूसरा मेल गैमेट है, क्योंकि आपके पास जब माइक्रोस्पोर को डेवलप करा था तो आपके पास दो मेल गैमेट्स बने थे। तो जो सेकेंड मेल गैमेट है, इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अभी यहाँ पे देखो जरा गाइस, गेम है, एक जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है, ये देखो भाई, ये मेल गैमेट, कैन आई से दिस इज योर हैप्लॉइड। एग कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो जो रिजल्ट आने वाला है वो होगा डिप्लॉइड। सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिकॉज दो न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस में n और n, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n। मेल गैमेट यहाँ पे कैसा हो गया, n, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है 3n। समझो तुमको चीजें कैसी है। तो बिकॉज फ्यूजन दो बार हो रहा है, फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, इसकी वजह से अपन ने उसको बोला है डबल फर्टिलाइजेशन। वो जो 3n बनने वाला है, कैन यू सी दिस, you are able to visualize and understand? I'll just change the color. This is what I'm talking about. इसको बोलने का एंडोस्पर्म, और प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, बिकॉज द प्लॉइडी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर zygote, और यू कैन से अ सेल विल बी 3n, एंड वो 3n आगे चल के एक टिश्यू बनाने वाला है, उस टिश्यू का नाम है गाइस एंडोस्पर्म। ओके, प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म, इट इज न्यूट्रिटिव। ओके, इट इज न्यूट्रिटिव, सो इसका फंक्शन विल बी न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है, सो आपके पास दो फ्यूजन हुआ, इसकी वजह से नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स में डबल फर्टिलाइजेशन ये कोई भी पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा जानते हैं, थियोरेटिकली समझते हैं। When a pollen grain reaches the stigma, it is going to germinate and penetrate the style and the ovary chambers, and it is going to enter into ovule. ये अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, इसी को आपने क्या बोला था, इसी को आपने बोला था पोलन पिस्टल, पिस्टल इज द गाइनोशियम। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो अगर हो गया तो भैया फिर वो एंटर कर गया। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द केमिकल्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स वो सेल्स थे जो एग सेल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, याद है? तो तुम्हारे पास ये एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक था, इसके अंदर का ये वाला जो सेंटर में था वो एग सेल था। ओके, एग सेल था, फिर तुम्हारे पास एक सेल यहाँ पे था, फिर एक सेल यहाँ पे था, ऐसा। तो ये जो दो सेल्स थे वो सिनर्जिड्स थे। ये जो सिनर्जिड्स है, ये सिनर्जिड्स कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं ताकि पोलन ट्यूब उसके तरफ ग्रो हो पाए। इट यूजुअली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोपाइलर एंड। जो ओपनिंग आपने देखा था ना एनाट्रोपस ओव्यूल में, वहां से वो एंटर करता है। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। इट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। बट इन सम केसेस इट इज फाउंड टू एंटर थ्रू कलाजा। कलाजा मतलब ऊपर से ना, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड था, ऊपर वाला कलाजा है। तो अगर कलाजल एंड से एंटर कर गया तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज कलाजोगैमी। एंड अगर इंटीग्यूमेंट्स, याद है इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट, अगर इंटीग्यूमेंट से एंटर कर रहा है तो फिर अपन उसको बोलना है मीजोगैमी। So you have three different entry of pollen tubes, guys. Number one is entering through the micropylar end called as porogamy, entering through the callosal ends called as callosogamy, and entering through integuments is called as mesogamy. The pollen tube carrying male gametes penetrates in one of the synergids. So pollen tube एक कोई तो synergids में penetrate कर जाएगा. Watery contents of the synergids are absorbed by the pollen tube, which then ruptures and releases the contents. तो एक बार pollen tube rupture हो जाएगा तो उसके अंदर का content जो कि क्या है, जो कि 2 non-motile male gametes है, जो non-motile male gametes है वो वहां पे
रप्चर कर जाएंगे. द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड थ्रू द हॉलो पोलन ट्यूब. एंड ये प्रोसेस को, जहां पे पोलन ट्यूब दो नॉन मोटाइल गैमेट्स को कैरी कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिफेनोगैमी. ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कहे, सिफेनोगैमी कहे. समझ में आ रहा है? सो दैट इंश्योर्स दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर टू इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. मतलब क्या, दो टाइप के फ्यूजन हुए ना, यहाँ पे भी मैंने तो बताया आपको. एक ऊपर वाला फ्यूजन विच इज सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन बेसिक. नीचे वाले को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. सो दो इवेंट्स है एंजियोस्पर्म्स के अंदर. ठीक है, सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. एक बार एंटर करा, फ्यूजन हो गया, दो बार फ्यूजन हो गया, therefore it is called as double fertilization. Syngamy is nothing but fusion of haploid male gametes. Whenever there is haploid male gamete का fusion with a haploid female gamete, female haploid gamete, male haploid gamete to produce a diploid zygote. अगर डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को अपन ने क्या बोला, सिनगैमी. सिनगैमी का दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन. दूसरा मेल गैमेट को क्या करूंगा, सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस. मैं बताया ना, ये 2n होता है. ठीक है, ये 2n होता है, और ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये n होता है. सो एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर फ्यूजन, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑल्सो कॉल्ड एज PEN, दैट डेवलप्स इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. ट्रिप्लॉइड क्यों? सेकेंडरी का डिप्लॉइड, मेल गैमेट का हैप्लॉइड, टोटल विल बी ट्रिप्लॉइड. सो प्रोसेस का नाम हो गया ट्रिप्लॉइड फ्यूजन या फिर ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, सिनगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, whereas triple fusion is a type of vegetative fertilization. Just remember the terms, vegetative and generative. What is the significance of double fertilization? It's a unique feature of angiosperms, ensures that the parent plant invests a seed with the food store. So basically endosperm, मैंने आपको पीछे भी बताया ना, एंडोस्पर्म जो है ना, वो उसका फंक्शन न्यूट्रिशन होता है. So जो डेवलपिंग सीड होगा, जो डेवलपिंग नया प्लांट होगा, उस प्लांट को फ्यूजन होने की, आई मीन उस प्लांट को नरिशमेंट देने का काम जो है, दैट इज डन बाय द एंडोस्पर्म. ठीक है, द डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. ओके, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, व्हिच कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. सो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एंड फिर फाइनली क्या बन गया, नया प्लांट बन गया. द ट्रिप्लॉइड PEN, which is primary endosperm nucleus, develops into nutritive endospermic tissue. So जो PEN रहेगा वो खुद को किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एंडोस्पर्म में. और एंडोस्पर्म क्या होता है, प्लांट का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड कंडीशन बाय फ्यूजन of haploid male gamete with the haploid female gamete through the process of syngamy or fertilization. So this is the basic. animals का भी वही लॉजिक है ना, कि मेल गैमेट फ्यूज हुआ, फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, तो रिस्टोर्स the diploid number of the chromosome in a cell or an organism. So that is the same logic applicable to the plants. It also helps to prevent polyembryony or avoid polyembryony. Polyembryony as in multiple formation or multiple fusions and leading to multiple embryo formation. So इसको prevent करने के लिए ये एक अच्छा method हो सकता है. ठीक है ना. एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो एक अलग डिस्कशन है. ठीक है, कि एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जाइगोट बन गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट का सब कुछ हो गया है, बट जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, बिकॉज जाइगोट जो है साइज में बड़ा हो रहा है. ठीक है, साइज में बड़ा होने के साथ साथ उसको डिविजन भी करना है, तो प्लांट भी बनाना है, तो फिर न्यूट्रिशन तो बहुत सारा लगेगा. ठीक है, सो whenever there is lot of requirement of nutrition, we have to look into the concept of how will that nutrition be provided. Okay, so that nutrition provision का जो काम है या जो function है, that is done by the endosperm. Okay, so उस एंडोस्पर्म को हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं अभी. सो एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू which is present inside the seeds of most of the angiospermic plants and which appears after the fertilization. So एक बार आपका fertilization हो गया है, उसके बाद ये आपको देखने को मिल सकता है. The primary endosperm nucleus which is PEN. Okay, ये जो PEN है, it repeatedly divides to give rise to free nucleus. So मतलब क्या, continuous division की वजह से आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकते हैं.
ठीक है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को आप कहते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स नेक्स्ट। सबसे पहला कैरियो, फिर साइटो। तो कभी साइटोकाइनेसिस, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया रिजल्टिंग इन सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो अगर बाय न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद सेल वॉल डेवलप हुआ तो फिर अपन बोलेंगे इसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। द एंडोस्पर्म में आइदर बी फुल्ली कंज्यूम्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। वो जो एंडोस्पर्म प्लांट ने बनाया है वो एम्ब्रियो पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकता है, एज एन एग्जांपल ऑफ पी और बीन्स। और इन सर्टन केसेस इट कैन बी रिटेन्ड इन द मैच्योर सीड। तो जब वो सीड मैच्योर कर जाएगा, जब वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी उसके पास कुछ परसेंटेज में एंडोस्पर्म जो रहेगा वो बचा होगा। और अगर वो बच गया तो रिटेन हो गया। कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिल सकता है कोकोनट एंड कैस्टर। कोकोनट में जो आप मलाई खाते हो या फिर जो पानी पीते हो, कोकोनट वाटर जो पीते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्म जो कि रिटेन कर गया। बीन्स में या फिर पी के अंदर आपको वो रिटेंशन नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ एम्ब्रियोज 100% कंजम्पशन कर जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा। अगर बच गया तो रिटेंशन है कोकोनट एंड कैस्टर में। अगर पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया तो कुछ नहीं है एंडोस्पर्म मैच्योर होने के बाद। एग्जांपल कैन बी पी और बीन्स। ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस 3 टाइप के एंडोस्पर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं, न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। ओके, अभी न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर आपको मैंने बताया एग्जैक्टली क्या होता है। हेलोबियल इज अ मिक्स ऑफ टू। सेल्यूलर भी है थोड़ा बहुत, एंडोस्पर्म है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। न्यूक्लियर टाइप क्या होता है गाइस? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इन दिस टाइप द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN give rise to a number of free nucleus, okay, and which remains as a peripheral layer around a large central vacuole. So ये free nucleus है, ये सारे free nucleus है, ये free nucleus बनते हैं। Cell wall formation takes place later, leading to formation of cellular. अगर cell wall बन गया तो फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एग्जांपल कैन बी कोकोनट और एरेका। Then you have cellular type. In this first division of primary endosperm nucleus is followed by wall formation. मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिविजन नहीं हो रहा, as you can see पहले वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर उन्होंने सेल वॉल भी क्रिएट कर दिया है। तो अगर सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ तो ऐसे टाइप के डिविजन को, ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल कैन बी दतूरा। एग्जाम्पल्स गाइस याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेलोबियल। हेलोबियल में क्या है? इट इज इन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। मैंने बताया इट इज एन इंटरमीडिएट, दोनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर हो सकता है। वॉल फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर फर्स्ट डिविजन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो वॉल फॉर्मेशन भी होगा न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के डिविजन के बाद। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन इट बाय फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिविजन्स के वजह से बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ द कलाजल चेंबर डिवाइड्स टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई और में डिवाइड एट ऑल। तो मतलब वो जो कलाजल चेंबर की तरफ रहेंगे वो फ्री न्यूक्लियस बनेंगे, और जो नीचे की तरफ है वो थोड़े से सेल्यूलर बन जाएंगे। तो सेल फॉर्मेशन भी होगा, वॉल फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल कैन बी ड्रिमिया प्लांट। ठीक है। सो आपने क्या क्या समझा भाई? सेल्यूलर एंडोस्पर्म समझ लिया, ये देखो सेल्यूलर, देन आपने न्यूक्लियर समझ लिया, सेल्यूलर हो गया, हेलोबियल हो गया। ये गाइस एक 3 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डिपेंडिंग अपॉन द डिविजन टाइप। तो न्यूक्लियर बोला तो वॉल फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स है। अगर वही फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स वॉल फॉर्मेशन से अकम्पनी कर गया तो फिर अपन उसको क्या कहेंगे? उसको अपन सेल्यूलर कहेंगे। दोनों का मिक्स टाइप रहा तो फिर आपको समझने का कि वो कौन सा है, वो एक हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म रहेगा। ठीक है। Next topic is development of embryo for the next lecture, as I said, and this will be probably the second last lecture or the last lecture of this chapter, because we have finished through and through a major chunk of it is done. ओके तो आपका सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हम लोगों ने नियर अबाउट 80-85% खत्म कर लिया है। जो एक लास्ट लेक्चर होगा वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्ब्रियो पे होगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर एम्ब्रियो। सीड है, फ्रूट है, देन द प्रोसेस आफ्टर दैट। सो दैट विल बी probably the
last lecture or maybe second last. Let's see how it pans out. ओके उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको समझा होगा लेक्चर. अगर बाय एनी चांस इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज feel free to comment down. Let us know the feedbacks if you have any. Subscribe to the YouTube channel and the efforts that we're putting in. Like the video, guys, so as even we will understand that yes, you want more of such videos ahead in the future. Comment down your feedbacks if you have. Let us know what do you feel about the content that we're delivering. And as always, I will see you in the next class, the next lecture of the reproduction in plants. Till then, take care and stay safe. Bye.